गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और नए चैप्टर और नई यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के इस लेक्चर से हम यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स लिए, वीडियोस आपने देखे हैं, तो उन वीडियोस में हमने ऑप्टिक्स की बात करी है। हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है और वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है। दो चैप्टर हमने ऑप्टिक्स के कंप्लीटली पढ़ लिए और डिस्कस कर लिया, उनके हर एक एक चीज को बारीकी से देखा है। और अगर आपने नहीं देखा, कोई भी वीडियो मिस किया है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट, मैं यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों की। आप उस प्लेलिस्ट से जाके जितने भी लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, उन सब वीडियोस को वन बाय वन आप देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से के माध्यम से मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत्की। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत्की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर पढ़ाया था न्यूमेरिकल्स वाला, उसमें भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में इसको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो एग्जाम में अगर मैं बात करूं किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की, तो किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में ये ऑलमोस्ट कितना है, मैं ऑलमोस्ट एक क्राइटेरिया बता रहा हूं। ऑलमोस्ट इसका जो पोर्शन होता है वो 10 to 17 मार्क्स के बीच में आती है। मैं एक फिक्स मार्क्स नहीं बता रहा हूं आपको कि ये इतने ही मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी या 15 मार्क्स की आएगी। मैं एक आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूं, एक रेंज बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्थिर विद्युत्की का पोर्शन होता है, इसका पार्ट होता है, वो कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो, आईसीएसई बोर्ड की एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब हम बात करते हैं जेईई और नीट की, जेईई और नीट में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और 3 या 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आता है तो मिनिमम 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो 10 to 17 मार्क्स के बीच में इसका पोर्शन आपको अच्छी तरीके से मिल जाता है। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इसके साथ साथ एनसीईआरटी का सिलेबस जहां भी लगता है, जिस भी स्टेट बोर्ड में लागू होता है, वहां पर इसका पोर्शन 10 to 17 मार्क्स का होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब स्थिर विद्युत्की, और स्थिर विद्युत्की देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्थिर और दूसरा विद्युत्की। अब यहां पे एक नाम आ रहा है विद्युत नाम आ रहा है, या विद्युत बोलो या विद्युत बोलो, एक ही बात है, विद्युत या फिर विद्युत। इसको हम सिमिलर एक ही वर्ड मानते हैं कि ठीक है, ये एक ही बात होती है, विद्युत बोलो या विद्युत बोलो। स्थिर विद्युत, देखो स्थिर का मतलब है स्थिर का, और विद्युत किसके द्वारा मिलती है हमें? हमने 9th 10th क्लास में ये पढ़ा है, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। क्या कहलाएगी? आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे ये विद्युत, यही तो है एक तरह से, तो विद्युत है वो किससे रिलेटेड है? देख लो यहां पर आवेश से रिलेटेड है, मतलब विद्युत का संबंध हमेशा किससे होता है? आवेश से होता है। तो या तो आप विद्युत बोलो या आवेश का प्रवाह बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब ये आवेश है, विद्युत का मतलब आवेश से है, और स्थिर का मतलब है स्थिर, कि आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो आवेश होगा वो कितने प्रकार से रह सकता है? 2 प्रकार से रह सकता है, एक तो स्थिर भी रह सकता है और एक गतिशील भी हो सकता है। 2 बातें होती है। तो यहां पे आवेश के बारे में देखते हैं। आवेश होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश होता है चार्ज, और इसका अध्ययन है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक तो स्थिर अवस्था में कर सकते हैं और एक गतिशील अवस्था में कर सकते हैं। तो आवेश का अध्ययन एक तो हम स्थिर अवस्था में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरा अध्ययन किया जाता है आवेश का, वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? गतिशील अवस्था में किया जाता है। 2 प्रकार से कर सकते हैं। जब आवेश का अध्ययन स्थिर अवस्था में किया जाए तो इस भौतिक विज्ञान की इस शाखा या फिजिक्स की इस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। जब स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत्की। और स्थिर विद्युत्की ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैट कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैट
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में क्या होता है कि जब आवेशों का अध्ययन स्थिर अवस्था में किया जाता है तो भौतिक विज्ञान की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके विपरीत दूसरे पैर में यदि आवेश गतिशील हो तो आवेश गतिशील होगा तो आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है और आवेश का प्रवाह होगी तो क्या बहेगी, विद्युत धारा। तो यहां पर आवेश गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में होने पर धारा बहेगी, तो इस प्रकार की विद्युतिकी को नाम दिया गया है धारा विद्युतिकी। क्या बोलते हैं इसको, धारा विद्युतिकी। जब गतिशील आवेश का अध्ययन होता है तो उसे बोलते हैं धारा विद्युतिकी, और इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, और दूसरा वर्ड इसका यूज करें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये गतिशील आवेश वाला बनेगा सिस्टम, ठीक है। यहां से जब हम आवेशों का अध्ययन स्थिर अवस्था में करते हैं तो उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब गतिशील अवस्था में आवेश का अध्ययन करेंगे तो उसे बोलते हैं धारा विद्युतिकी या करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये आवेश का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। अब जो हमारी यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैट पे पूरी बेस्ड होगी, इलेक्ट्रोस्टैट पे। तो अब इलेक्ट्रोस्टैट में हम जब भी अध्ययन करेंगे तो आवेशों का कौन सा अध्ययन किया जाएगा, आवेशों का स्थिर अवस्था में किया गया अध्ययन ही किससे रिलेटेड होगा, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड होगा। तो यहां पर आवेश के अध्ययन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्थिर अवस्था में अध्ययन और एक गतिशील अवस्था में अध्ययन। तो गतिशील अवस्था में अध्ययन करना आवेश की ये अपनी अलग यूनिट हो जाती है, तो यूनिट नंबर 2 ले लेते हैं। अगर इनको यूनिट की फॉर्म में बांटे तो इसको स्थिर आवेश अवस्था में आवेश का अध्ययन यूनिट 1 में ले लेते हैं और गतिशील आवेश का अध्ययन यूनिट 2 में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पे देखो स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैट की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी ब्रांच कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। फिर से बता रहा हूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, देखो फिजिक्स में ही आती है इलेक्ट्रोस्टैट, और ये इसमें आती है, ये करंट में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिकल होता है ना, फिजिक्स की ब्रांच आती है इलेक्ट्रिकल, उसमें इनके बारे में बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब यहां पे बात आती है कि चलो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, लेकिन आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है। क्या आवेश एक प्रकार का कण है, क्या हमें आवेश दिखाई देगा, या फिर आवेश कोई बोतल की तरह होता है उसको उसमें डालने, या आवेश की नेचर क्या होगी, वो लिक्विड में होता है, ठोस में होता है, किस तरीके से होता है। तो ये होता क्या है जनरली, मतलब कोई भी वस्तु होती है तो उसके बारे में हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं ना, तो वैसे ही हमें आवेश के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो हम अब बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। अब हम बात करते हैं आवेश की। तो आवेश होता है वो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। तो किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण ये क्या उत्पन्न करे, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। एक तो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, या फिर इसके अलावा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करे, या इन दोनों ही क्षेत्रों में बल का अनुभव करे, या इन दोनों क्षेत्रों में बल का अनुभव करे, इन दोनों क्षेत्रों में बल का अनुभव करे। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश की डेफिनेशन क्या बनाओगे यहां से कि किसी पदार्थ या द्रव्य, देखो मैं पदार्थ बोल रहा हूं और पदार्थ का दूसरा वर्ड अगर यूज करते हैं तो लिखते हैं द्रव्य। एक होता है द्रव्य, तो द्रव्य का मतलब तो होता है लिक्विड, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये वाला द्रव्य नहीं है, ये वाला द्रव्य। तो किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या चुंबकीय क्षेत्र, दोनों भी कर सकता है, या फिर इन दोनों ही क्षेत्रों में बल का अनुभव करे। अब बल कौन कौन सा लग सकता है, यहाँ पे बल मतलब धक्का लग रहा, बल का अनुभव करे तो पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और आवेश होता है, तो आवेश के बारे में बात करें तो देखो 9th-10th क्लास में आवेश के बारे में बताया जाता है कि आवेश होता है उसको किससे लिखते हैं। हम आवेश की बात करें तो आवेश का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका निरूपण, आवेश का निरूपण किया जाता है या तो स्मॉल q से लिखते हैं या फिर आवेश को किससे लिखा जाता है, कैपिटल Q से लिखा जाता है। क्लियर है? आवेश का निरूपण या तो स्मॉल q से लिखोगे, देखो बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, या फिर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल Q से लिखेंगे। और वैसे इसकी इंग्लिश वर्डिंग क्या आती है, चार्ज, C से स्टार्ट होती है, तो C से नहीं लिखते हैं इसको। क्लियर है? अब बात आती है कि आवेश का निरूपण तो कर दिया, अब आवेश की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो आवेश की न्यूनतम इकाई होती है इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं हम आवेश की न्यूनतम इकाई की, तो आवेश की जो न्यूनतम इकाई है वो होती है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर माइनस और लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश होता है। क्लियर? अब जब भी हम किसी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो Q से लिखते हैं और इसकी न्यूनतम इकाई होती है इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 1.67 गुणा में 10 की घात -19 कूलम C। अब देखो इसको C का मतलब क्या है, कूलम, या फिर इसको बोले तो C कूलम बोले तो C से लिखते हैं, या फिर इसको Cb से भी लिखते हैं। कूलम को Cb से भी लिखा जाता है, कूलम बोलते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन आवेश की न्यूनतम इकाई है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे Me लिख रहा हूं। Me का मतलब क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 9.1 into में 10⁻31 kg, ये होता है इसका द्रव्यमान। तो ये हम 11th क्लास में भी देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में कि द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, मतलब जो हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर क्वांटम पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स में इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो आवेश की जो न्यूनतम इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, ये इसके बारे में होता है। अब बात आती है, हम यहाँ पे आवेश में थोड़ी सी स्टडी हायर में चल रहे हैं, अभी मैं आपको बेसिक्स बातें बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी बातें आवेश के बारे में। अब आवेश का अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रोस्टेट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टेट होती है कि स्थिर आवेश या इससे संबंधित, स्थिर आवेशों से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मान लो, इंपोर्टेंट पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, ये तीनों आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश, स्थिर आवेश की। यदि आवेश को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, यदि आवेश को कहीं पर भी स्थिर रख देंगे, यहां पर मान लो स्थिर रख दिया, तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा। इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, अर्थात इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v 0। जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो स्थिर आवेश हमेशा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि आवेश को गतिशील कर दें, यदि आवेश गतिशील हो, यदि आवेश गतिशील हो। अब गतिशील में भी हम 2 कंडीशन लेंगे, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट क्या होगा कि आवेश की वेलोसिटी है वो 0 नहीं है और आवेश गतिशील है। तो एक तो गतिशील करते हैं नियत वेग से, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग से गतिशील हो, तो इस स्थिति में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो नियत वेग से गतिशील है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट।
वेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस स्थिति में आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तभी तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि किसी पदार्थ का वह गुण जो या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या फिर चुंबकीय क्षेत्र या फिर ये दोनों ही उत्पन्न करे या इन दोनों क्षेत्रों में बल का अनुभव करे, तो वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो यहां पर यदि आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ प्लस में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बात ध्यान में रखना। क्या है, यदि स्थिर आवेश हो जिसकी वेलोसिटी 0 तो वो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन यदि आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो इस स्थिति में वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो त्वरण बताओ इसका कितना होगा, इसका त्वरण होगा 0। क्यों, क्योंकि त्वरण कैसे निकाला जाएगा, a होती है dv/dt और v क्या है, कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो नियत वेग से गतिशील आवेश या फिर a = 0 का मतलब क्या है कि त्वरित नहीं होगा। ये नियत वेग से गतिशील आवेश है, उसका त्वरण कितना होता है, 0। तो वह आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब आता है कि यदि आवेश गतिशील है लेकिन उसका वेग क्या हो, परिवर्ती। तो इसमें सेकंड पॉइंट यहां पे बता रहा हूं मैं आपको कि यदि परिवर्ती वेग से गतिशील आवेश हो, आवेश है लेकिन क्या है, परिवर्ती वेग से, तो इसमें बी पॉइंट देखना, इसी में बी पॉइंट की बात कर रहा हूं। यहां से पहला पॉइंट देखो, यदि आवेश परिवर्ती वेग से गतिशील हो, आवेश परिवर्ती वेग से गतिशील, तो इस स्थिति में इसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो इसके पास में त्वरण कुछ न कुछ होगा, और त्वरण होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका त्वरण ≠ 0। यही होगा ना, क्योंकि यहां पर अगर कांस्टेंट वेग से गतिशील है तो त्वरण 0 होगा, लेकिन परिवर्ती वेग से गतिशील है तो त्वरण 0 नहीं होगा। यदि आवेश परिवर्ती वेग से गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां पे ये बातें, 3 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आवेश स्थिर होगा तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और यदि आवेश परिवर्ती वेग से गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वह विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनको बोलते हैं EM वेव्स, भी उत्सर्जित करता है। अब याद करो EM वेव्स के बारे में मैंने कहां बताया था आपको, जब हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट करी थी, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशी की, तो उसमें दूसरे या तीसरे लेक्चर, तीसरे वीडियो में देखना, मैंने EM वेव्स के बारे में बताया था आपको, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करी थी। ठीक है, तो ये थी आवेश के बारे में कुछ बातें, और भी हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं आगे, आवेश के गुणों के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, आवेश आया कहां से। सबसे पहले आवेश के बारे में किसने बताया था, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने बताया। ग्रीक साइंटिस्ट, और उस टाइम पे ग्रीस उस देश का नाम हुआ करता था, उस आज के टाइम पे ग्रीस है, उस टाइम पे उसको यूनान बोलते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनानी वैज्ञानिक या ग्रीक साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, ग्रीस वैज्ञानिक। तो यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, आवेश के बारे में बताया था। कब, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व पहले थेल्स ने आवेश की उत्पत्ति के बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या बताया कि आवेश होता है वो एक, वहां पर एक एम्बर नाम का पदार्थ पाया जाता है। एम्बर नाम का पदार्थ है वो एक रेजिनस पदार्थ होता है। यहां क्या बताया आवेश की उत्पत्ति के बारे में थेल्स ने कि एम्बर पदार्थ के टुकड़ों को जब किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, जब एम्बर के टुकड़ों को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद में यूनानी साइंटिस्ट थेल्स ने देखा कि उस एम्बर के टुकड़ों में कागज के छोटे छोटे टुकड़े व धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको
हम भी करते हैं। मान लो हमारे पास कोई प्लास्टिक की टुकड़ा स्केल है, स्केल में हम छोटी क्लासों में थे क्या करते थे, सर पे उसको ऐसे घिसते थे स्केल को, और फिर कागज के छोटे से टुकड़े फिर उसको ऐसे उठा कर देखते थे तो वो उठते थे कागज के टुकड़े। वही काम किसने किया, थेल्स ने किया था सबसे पहले, कि एम्बर के टुकड़ों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़कर जब धूल के कण और कागज के टुकड़ों के पास में लेके गए तो देखा कि वो कागज के टुकड़े वो इससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इसी आकर्षण के गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो इसलिए आवेश की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है, थेल्स। अब ये एम्बर क्या होता है, एम्बर होता है वो एक रेजिनस पदार्थ होता है, रेजिनस। अब रेजिनस पदार्थ होगा वो कौन सा होता है, ये रेजिन होती है। अगर आपको याद हो तो थोड़े कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले और आज भी आते हैं, हम सर्दियों में जब कपड़े पहनते हैं तो कोट लाते हैं ना मार्केट से कोट पहनने के लिए। एक तो चमड़े का कोट आता है जो कि चमड़े से बना होता है, वो पूरा एकदम शाइनिंग नहीं करता। एक शाइनी पदार्थ सा होता है जो चमड़े की तरह दिखता है लेकिन बहुत शाइनिंग करता है, मतलब धूप में जाते हैं तो उसकी शाइनिंग चमकदार बहुत होती है, और उस पे जब पानी लग जाता है तो पानी के बाद में देखो पपड़ी सी उतरती है। वो जो कपड़ा होता है, वो पदार्थ होता है, वो कौन सा था, रेजिन। हम बोलते हैं ना रेजिन का कोट है, तो वो रेजिन पदार्थ वैसा ही कुछ पदार्थ था जो कि क्या होता है, चिपकता है, मतलब हल्का सा ऐसे आकर्षित होने का, चिपकने का गुण उसमें पाया जाता है। तो एम्बर है वो एक रेजिनस पदार्थ है जो कि बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। बाल्टिक सागर है ग्रीस के पास में, इसके किनारों पर टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब एम्बर क्या करता है, धूल के कणों पर कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसी आधार पर थेल्स ने किसकी उत्पत्ति बताई कि वो उसमें जो गुण है वो आवेश होता है। एम्बर को ग्रीस में वहां पर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन। एम्बर का नाम क्या है वहां पे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से ही बाद में, इसी एम्बर के नाम से ही बाद में किसका नाम पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का नाम पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनी, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला गया, विद्युत बोला गया। और यही तो रीजन है कि आवेशों का प्रवाह, आवेश की न्यूनतम इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत से रिलेटेड होता है, तो आवेशों का प्रवाह विद्युत कहलाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से क्या मिलकर बना, विद्युत शब्द बना था यहां पर, ठीक है। ये आवेश की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में यहां पर थोड़े दिन बाद में एक साइंटिस्ट है गिलबर्ट, तो गिलबर्ट ने भी अपने प्रयोग किए। अब गिलबर्ट ने क्या बताया, गिलबर्ट ने ये देखा कि जो थेल्स ने तो सिर्फ एम्बर के बारे में बताया था और उन्हीं कपड़े पर रखा था। गिलबर्ट ने एम्बर जैसे पदार्थ, जैसे कांच, एबोनाइट, सल्फर, इन पदार्थों के लिए, मतलब जिनमें एम्बर जैसे गुण, कौन कौन से पदार्थ दिए थे, कांच, एबोनाइट भी होता है एक पदार्थ, और एबोनाइट के साथ में लिए थे सल्फर। इन पदार्थों के टुकड़ों पर को ऊनी कपड़े से रगड़ा, मतलब घर्षण किया। जब हम किसी वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो रगड़ने को और क्या होते हैं, घर्षण होना, ठीक है। घर्षण होगा तो ये रगड़ने के बाद में घर्षण की क्रिया हुई, और उसके बाद में इन्होंने देखा कि कांच और एबोनाइट की छड़ में भी धूल के कणों व कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। तो ये चीज इन्होंने देखी गिलबर्ट ने कि कांच और एबोनाइट छड़ और सल्फर में भी पाया गया। इसका मतलब इनमें भी क्या है, आवेश, क्योंकि दूसरी वस्तुओं को जब आकर्षित करने का गुण है, और वही गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो उसी गुण के आधार पर गिलबर्ट ने बताया कि जैसे इन्होंने कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को किससे रगड़ा, ऊनी कपड़े से, तो कपड़े से रगड़ने पर इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि कांच में भी आकर्षण का गुण पाया गया, और ये जो ऊनी कपड़ा है इसमें भी आकर्षण का गुण पाया गया। ये दोनों भी, कि ऊनी कपड़ा भी आकर्षित करता है। देखो कई बार हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं ना, शर्ट पहनते हैं या ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो हमारे हाथ के जो रोए होते हैं, ये बाल होते हैं हल्के हल्के, देखो हाथों पे, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो थोड़े से दिख रहे हैं ना। तो जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो ड्राई स्किन होने से ये क्या होते हैं, चिपकते हैं, कपड़ों के चिपकते हैं। तो वो कपड़ों के चिपकना ही वही क्या है कि ऊनी कपड़ों पे भी चिपक रहे हैं और कांच पे भी चिपक रहे हैं, दोनों पदार्थों में ही आकर्षण का गुण पाया गया। तो अब गिलबर्ट ने ये सोचा कि इन दोनों ही पदार्थों में आकर्षण का गुण है, तो क्या दोनों में आवेश बराबर होगा। अब यहां पर गिलबर्ट ने यह बता दिया कि आवेश तो बराबर होगा, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों आवेश समान प्रकृति के नहीं होंगे। तो इन्होंने आवेश के प्रकार बताए, और आवेश के प्रकार कितने बताए कि आवेश होता है लेकिन दोनों पदार्थों पे अलग अलग आवेश होता है, और
और गिलबर्ट के अनुसार आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये गिलबर्ट ने बता दिया, ठीक है, यहां पर इनको रगड़ने पर। अब 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार डिसाइड किए? पहला प्रकार बताया इन्होंने रेजिनस। कौन सा बताया? रेजिनस, जो ये वाला वर्ड मैंने यूज किया है। पहला आवेश को इन्होंने रेजिनस बताया। क्यों? क्योंकि एम्बर होता है वो रेजिनस पदार्थ है, और एम्बर जैसे पदार्थ पे जो आवेश आ रहा है वो रेजिनस चार्ज कहलाएगा, रेजिनस आवेश। दूसरे आवेश को इन्होंने नाम दे दिया वेटिरस। वेटिरस। अब एक्चुअल में वैसे देखें तो रेजिनस होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और वेटिरस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात किसने बताई थी? गिलबर्ट ने बताई थी कि आवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं दोनों ही पदार्थों में। एक होता है रेजिनस और दूसरे पे होता है वेटिरस। अब इन्होंने ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि रेजिनस चार्ज किस पे होगा और वेटिरस किस पे होगा। देखो रेजिनस और वेटिरस को हम प्लस माइनस से समझ सकते हैं। रेजिनस माइनस होता है और वेटिरस प्लस होता है, इनका मतलब यही था। लेकिन ये प्लस माइनस बता नहीं सके, इन्होंने 2 ही नाम दिया था, रेजिनस और वेटिरस। अब ये बता के बाद में इन्होंने छोड़ दिया इस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आवेश होते हैं, चलो ठीक है, जो भी है आवेश है, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में रेजिनस और वेटिरस से तो समझ में नहीं आ रहा था, तो एक साइंटिस्ट और थे फ्रैंकलिन, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इन आवेश पर अध्ययन करने लगे। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि अपने प्रयोग स्टार्ट कर दिए, और अपने प्रयोगों के आधार पर ये आवेश की उत्पत्ति, यहाँ पे गिलबर्ट ने जो बताया था वो आवेश कौन सी के कारण बताया था? घर्षण के कारण। तो इन्होंने भी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी घर्षण की प्रक्रिया करी, इन्होंने भी घर्षण कराया। मतलब एक वस्तु जैसे कांच है, तो कांच को ऊनी कपड़े से रगड़ा, तो यहाँ पर रगड़ने पर दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हुआ? घर्षण। और घर्षण से इन दोनों ही वस्तुओं पर क्या उत्पन्न हुए? आवेश उत्पन्न हुए। जब घर्षण की क्रिया कराई तो इन दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश उत्पन्न होने की इस घटना को, जब 2 वस्तुओं को रगड़ने पर आपस में उनके मध्य आवेश उत्पन्न हो, तो आवेश उत्पन्न होने की यह विधि क्या कहलाती है? यह विद्युत्की, घर्षण विद्युत्की कहलाती है। विद्युत्की बोलो या विद्युत्की बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कौन सी विद्युत्की कहलाती है? घर्षण विद्युत्की। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो दोनों पर आवेश उत्पन्न करने की विद्युत्की, ये कहलाती है घर्षण विद्युत्की। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टेट। इंग्लिश की बात करूं तो क्या बोलेंगे इसको? फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टेट, ये होती है, ठीक है। अब यहां पे ये इलेक्ट्रोस्टेट हो गई। अब घर्षण विद्युत्की पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश होता है धनात्मक आवेश, और दूसरे पे आएगा ऋणात्मक आवेश। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग था, उसमें एक धनात्मक और ऋणात्मक किस तरीके से होगा, तो वो प्रयोग देखते हैं। का प्रयोग देखते हैं, क्या किया इन्होंने? बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रखा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक कांच की छड़ ले ली और एक प्लास्टिक की छड़ ले ली, दोनों को ऊनी कपड़े से रगड़ दिया। यहां पर कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, प्लस ने इसको किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े से। और यहां पर दूसरी घटना करी, अब इस ऊनी कपड़े को अलग रख दिया, फिर एक प्लास्टिक की छड़, उसको दूसरी ऊनी कपड़े से रगड़ा। तो यहां पे छड़ ली इन्होंने प्लास्टिक की छड़, या एबोनाइट मान लो, प्लास्टिक है वो एबोनाइट की तरह आता है, एबोनाइट, ठीक है। ये इन दोनों के गुण सिमिलर होते हैं। इसकी छड़ को दूसरे ऊनी कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में इन्होंने देखा कि इन दोनों पर ही आवेश आ गए। ये बात तो गिलबर्ट ने भी बताई थी, एक पे वेटिरस आएगा, दूसरे पे रेजिनस। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग में किया कि पहले जो कांच की छड़ थी, पहले प्रयोग में जब कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ को अलग करके एक रस्सी से, धागे से यहाँ पे लटका लिया। ये कांच की छड़ को इस तरीके से, ये यहाँ पे कांच की छड़ को यहाँ पे लटका लिया, ये थी कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ के पास में दूसरी कांच की छड़ लेके आए, जो कि दूसरी कांच की छड़ इस ऊनी कपड़े से 2-3 कांच की छड़ को रगड़ लिया था। इस आवेशित कांच की छड़ के पास में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन दूसरी कांच की छड़ लेके आते हैं, ये भी सेम रहती है, ये भी कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़, तो इन्होंने देखा कि ये दोनों कांच की छड़ ये दूर भागती है, ये वाली जो कांच की छड़ है वो इधर भागेगी, और ये वाली कांच की छड़ है वो इधर भाग रही है। ये
दोनों ही कांच की छड़ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से दूर भागती है, दूर भाग रही है तो दूर भागने का गुण क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण। दूर भागने का गुण क्या कहलाएगा? प्रतिकर्षण। इन दोनों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये किसने देखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कि एक कांच की छड़ के पास में दूसरी आवेशित कांच की छड़ लाते हैं तो दोनों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये बात पहले इसने देखी। फिर दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या, एक यहां पे जो छड़ लटकाई वो थी प्लास्टिक की छड़। ये वाली छड़ किसकी है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक की छड़, और इस प्लास्टिक की छड़ के पास में ये क्या लेके कांच की छड़ को लाते हैं। जो कांच की छड़ यहां पे थी ना, इसको पास में लाते हैं। इस कांच की छड़ को पास में लाते हैं तो ये देखते हैं कि ये प्लास्टिक की छड़ है या एगोनाइट की छड़ है, वो इस कांच की छड़ को अपनी तरफ खींचती है। मतलब इन दोनों में क्या होता है? आकर्षण। अब आकर्षण हुआ तो इस चीज से बेंजामिन फ्रैंकलिन चौंक गए कि जब कांच की छड़ के पास में कांच की छड़ लेके गए तो दूर भाग रही है, और प्लास्टिक या एगोनाइट की छड़ के पास में कांच की छड़ लेके जा रहे हैं तो वो उसके पास में आ रही है, चिपक रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पर विपरीत आवेश, कि इस कांच की छड़ से ये कांच की छड़ दूर भाग रही है, तो इसका मतलब अगर इस कांच की छड़ पे ये पॉजिटिव आवेश माने तो दूसरी कांच की छड़ पर भी पॉजिटिव आवेश होगा और समान आवेश होगा, क्योंकि कांच पर तो एक समान आवेश आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। लेकिन इस कांच की छड़ पर इन्होंने सौता पॉजिटिव आवेश माना, तो इस पर तो क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस दूसरी एगोनाइट या प्लास्टिक की छड़ से आकर्षित हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है इसमें कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। फिर भी इनको कंफर्म नहीं हुआ कि क्या ये बात सत्य हो सकती है? नहीं। इन्होंने फिर क्या किया कि प्लास्टिक की छड़ लटकाई। यहां पर तीसरा प्रयोग किया, उसमें एक छड़ लटकाई जो कि किसकी छड़ थी? प्लास्टिक की छड़ थी। ये वाली छड़ है वो प्लास्टिक की थी या एगोनाइट मानो। इसके पास में दूसरी प्लास्टिक की छड़ लेके, ये वाली छड़ थी वो किसकी थी? प्लास्टिक की। अब इन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागती है, इन दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक की छड़ पर जब नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों समान आवेश होंगे। तो समान आवेशों में यहां पर भी प्रतिकर्षण होगा और यहां पर भी प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या हो रहा है? आकर्षण। तो इस प्रयोग के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। और इसी के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बताए थे ना, इन्होंने एक बताया था धनात्मक और दूसरा बताया था ऋणात्मक। वो नाम जो गिलबर्ट ने वेटिरस और रेजिनस दिए थे, उन्हीं को इन्होंने नाम दिया। तो इन्होंने वेटिरस को क्या नाम दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए वो पॉजिटिव याद रखने के लिए मैंने पहले बता दिया। तो वेटिरस चार्ज को इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव, और रेजिनस को इन्होंने नाम दिया था नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रयोग था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, और इसके आधार पर हम आवेश की प्रकृति समझ सकते हैं। तो आवेश की प्रकृति कितनी होती है? दो, एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ये बेसिक्स था इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, चाहे उसके साथ खेलो, कुश्ती करो, कुछ भी करो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।